स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बाल विकास यानी सीडीपी का ये जूनियर सेक्शन का पार्ट है, जिसमें ये 5वां वीडियो सेक्शन है दोस्तों, जिसमें लगभग 600 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जूनियर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये आपके 2022 सीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की ओर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ए, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या डी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में के योग्य बनाना। ठीक है, यह जो है शिक्षण को समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, बाकी ए सी डी ये तीनों करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों को मेहनत करते हैं। इससे ए, गहन प्रतियोगिता होती है। बी, उच्च नैतिक विकास होता है। सी, समूह में द्वंद्व होता है। या डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। बी, एल एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। सी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। डी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका ए ऑप्शन जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सतत व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, चूंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत, जो कि बुद्धि को ही परिभाषित कर पाती है, यह व्यापक शब्द को सार्थक नहीं करती है। ठीक है, इस हिसाब से ए आपका ऑप्शन जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। ए, 2 सिग्मा -3 सिग्मा के बीच। बी, 3 सिग्मा के बाद। सी, सिग्मा -2 सिग्मा के बीच। या डी, सिग्मा इज इक्वल टू 0। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 सिग्मा के बाद। ठीक है दोस्तों, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3 सिग्मा के बाद आता है, अर्थात उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। ठीक है, ये जो पार्ट दिखा जा रहा है, यही दोस्तों जिन छात्रों में होती है वे सामान्य छात्रों से अलग एवं मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जो तीनों का योग होता है। ठीक है दोस्तों, ये पोर्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। बी, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति।
सी खोजपूर्ण अधिगम, या डी शाब्दिक शिक्षण अधिगम की शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है। पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर हमेशा विशेष बल दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। इस हिसाब से दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ए चार्ल्स डार्विन, बी बीएफ स्किनर, सी यूरी ब्रोन फेब्रेनर, डी लेव वाइगोत्स्की। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका लेव वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या डी डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में एक प्रमुख विभिन्नता थी। वाइगोत्स्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है, वहीं जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। इस हिसाब से दोस्तों आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। ए गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बी बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं, सी बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, या डी बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए उसके सामाजिक संदर्भ से, बी अवरोधन और धनात्मक प्रक्रियाओं से, सी प्रबलन से, या डी व्यवहार में अपने युग परिवर्तन से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका उसके सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक जो कुछ सीखता है उस पर उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है, अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो विद्यार्थियों एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, बी संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, सी संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, डी संभव है क्योंकि इस व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं।
इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान, मनोवृत्ति, समाज, संस्कृति, वातावरण, भाषा इत्यादि का प्रभाव पड़ता ही है। दोस्तों इसी कारण से जब दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी वे अपने मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। ए विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, सी मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, या डी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम को संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करनी चाहिए। ए कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, बी स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, सी अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, या डी स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बी बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, सी केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, या डी यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। दोस्तों एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। इसी विश्वास के साथ वह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है ताकि बच्चे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए एवं अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।